टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ। पिछले पार्ट में हमने डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट तैयार होता है उसे कैसे मैनेज करें, उसका डिग्रेडेशन पीरियड कितना था, वो सब सीखा था। तो आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है वो देखते हैं। देख लो, वेरियस नेचुरल डिजास्टर लाइक थंडरबोल्ट यानी कि बहुत बिजली चमकना, फ्लड्स, फायर एंड मैनमेड डिजास्टर लाइक मैनमेड कौन से होते हैं, एक्सीडेंट, बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब स्फोट होना, केमिकल एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार इंडस्ट्रीज में, वो स्टैम्पिडीज इन मास गैदरिंग यानी कि जहां पर लोगों की बहुत भीड़ होती है और वहां पे कुछ ले जाते हैं कुछ लोग, राइट्स यानी कि दंगल, एक्सेट्रा अकर्स अराउंड अस टाइम टू टाइम। ये सारी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती है। दे कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसके वजह से कई लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है। तो इस वक्त डिजास्टर आ गया तो हमें मैनेज कैसे करना है। तो पहली बात आती है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या होता है? तो जब किसी इंसान को तकलीफ है तो डॉक्टर आने से पहले हम उससे इमीडिएटली क्या बैंडेज वगैरह बांध सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उसमें वो आता है फर्स्ट एड में। तो देख लो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू प्रिवेंशन ऑफ डेथ, प्रिवेंटिंग डिटोरेशन ऑफ हेल्थ एंड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। यानी कि जो विक्टिम है हमारा, उसकी जान बचाना, उसकी सेहत जो खराब हो रही है उसे प्रिवेंट करना, और उसका रिहेबिलिटेशन यानी कि सही जगह पर उसे ले जाना। ये मेन ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट एड के। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, तो आपको ये लिखना है। Hence, it is important to know about the emergency measure or first aid practice to be followed. इसीलिए हमें फर्स्ट एड में क्या करना होता है, इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि देख लो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, राइफ एंड रिस्क्यूसिटेशन, ABC, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। अब इसमें क्या आता है देख लो, एयरवे यानी कि if the victim has difficulty breathing, the head should be held in a backward sloping position or the chin should be raised so that the respiratory passage remain open। यानी कि अगर किसी इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसका चीन का पोर्शन ऊपर कर दो, नहीं तो सिर का जो पोर्शन है उसे नीचे कर दो, जिसके कारण जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वाइंड पाइप, वो हमेशा के लिए उसको ओपन रहेगा, वो बंद नहीं हुआ, वो इजीली ब्रीदिंग कर सकेगा। सेकेंड है ब्रीदिंग। इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप, अगर सांस नहीं ले रहा है वो इंसान, द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बाय माउथ टू माउथ रिस्क्यूसिटेशन। यानी कि दूसरा इंसान माउथ टू माउथ उसे रिस्क्यूसिटेशन करता है, यानी कि अंदर हवा वो भेजता है लिप्सिंग से, अपने लिप्स, अब दूसरा इंसान खुद सांस लेगा और वो पास करेगा उस इंसान को जो सांस नहीं ले, जिसकी ब्रीदिंग स्टॉप हुई है उसे। थर्ड वन होता है सर्कुलेशन। इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, यानी कि वो बेजान हुआ है अगर विक्टिम, देन आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस, दो बार हमने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे दिया उसे, द हार्ट शुड बी प्रेस्ड डाउन हार्ड बाय प्रेसिंग द चेस्ट विद बोथ द पाम्स। तो हमें क्या करना है, उसके हार्ट को प्रेस करना है जोर से चेस्ट के ऊपर दोनों अपने हाथों से। दिस टू एक्शन शुड बी रिपीटेड अल्टरनेटली अबाउट 15 टाइम्स। 15 टाइम्स ये करना होता है, यानी कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन 15 टाइम्स, उसके बाद हार्ट को पंप कर दो आप, चेस्ट के ऊपर जोर से प्रेस कर दो 15 टाइम्स, ये रिपीटेड करना है। दिस इज कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिस्क्यूसिटेशन, दैट इज CPR। मेडिकल लैंग्वेज में इसे CPR बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिस्क्यूसिटेशन। इट हेल्प्स टू ब्रिंग द सर्कुलेशन बैक टू नॉर्मल। इसकी वजह से जो सर्कुलेशन होता है वो नॉर्मली अगेन स्टार्ट होता है। यहां पर ब्लू बॉक्स में देख लो हमें क्या दिया है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट इज द एक्शन इंप्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। अगर कहां पर आग लगी है मैनेज करना है तो लोग
कौन इंसान क्या कर रहा है, कौन आग बुझा रहा है, क्या यूज कर रहा है आग बुझाने के लिए, वो भी सभी प्लानिंग से करना होता है। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, आप कहीं पर भी देख लो फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं उनमें एक प्लान होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे होता है, बराबर। एक इंसान पाइप को खोलेगा, दूसरा इंसान उसे वो जो टैंक आता है वहां पर फिट करेगा, तीसरा इंसान उसको जहां पर आग लगी है वहां पर लेके जाते हैं, दूसरे इंसान वो पाइप को हैंडल करते हैं। ये पूरे इसमें कोऑर्डिनेशन होता है, ऑर्गेनाइज्ड कोऑर्डिनेशन। इट इंक्लूड द फॉलोइंग, अब क्या करना है, तो प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर, यानी कि जो हम लाइफ जो लॉस हो रहा है उसे बचा सकते हैं, तो पहले वो देखना है। इंप्रूविंग टॉलरेंस, कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट के वक्त लोगों के द्वारा कुछ सुना नहीं जाता, वो अपनी बात ही करते हैं, नहीं तो सुनते नहीं जो हम बोल रहे, तो वहां पर हमें टॉलरेंस उनका सहन करने की क्षमताएं होनी चाहिए। अब दंगल हो चुकी है और लोग पीछे नहीं हट रहे, तो डायरेक्टली हम गोलियां वगैरह नहीं मारते ना, क्या करते हैं, वो समझाते हैं, पानी के फवारे मारते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, मगर वो इजीली नहीं करते, वो एक बहुत ही फाइनल स्टेप के तरकीबें है, वो टॉलरेंस इंप्रूविंग करते हैं। देन प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटेंट ऑन हार्म, यानी कि अब डिजास्टर हो रहा है तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि मैनेज करते वक्त कम से कम हार्म हो सके, जितने ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, प्रॉपर्टी का लॉस कम कर सके, उस पर ध्यान देना। आगे है प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर, अब तैयारी भी होनी चाहिए कि एक डिजास्टर आ सकता है हमारे जीवन में, तो उसे कैसे निपटा जा सके। इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन, अब डिजास्टर हो गया है तो वहां पर हमें इमीडिएटली क्या एक्शंस लेने हैं उसमें भी हमें तैयार होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ डैमेजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर, ये भी मालूम होना चाहिए कि डैमेज कितना हुआ है, जिससे हमें कितनी मदद लगेगी इसका अंदाजा आता है, और इंटेंसिटी क्या है, इसके फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं वो भी देखने पड़ते हैं। देन अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प, कहीं पर आग लगी है, फ्लड आया है, तो लोगों को जो विक्टिम है उनको रेस्क्यू कैसे करे, कहां से करे, ये पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। रिहेबिलिटेशन, यानी कि उन्हें सही जगह पर लेके जाना, एंड रीबिल्डिंग, और जिस एरिया का नुकसान हुआ है उसे रीबिल्ड करना, उसे सही करना, ये सारी चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट में आती है। आगे देख लो हमें ब्लीडिंग होने के क्या है, तो ब्लीडिंग अगर हो जाएगी तो आपको फर्स्ट एड क्या करना है। इफ द विक्टिम इज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग थ्रू द वाउंड, यानी कि उसके जख्म से खून बाहर निकल रहा है, देन द वाउंड शुड बी कवर्ड विथ एंटीसेप्टिक पैड, अब एंटीसेप्टिक पैड से उसे हमें कवर करना है। कोई भी हम अगर कहीं पर भी पड़ी हुई चीज से हमें उस लपेट दे जाए उस जख्म को, तो उसका इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसमें हमें कौन सा पैड यूज करना है, एंटीसेप्टिक पैड यूज करना है, उससे हमें जख्म को, उस वाउंड को कवर करना है, एंड प्रेशर अप्लाइड ऑन इट फॉर 5 मिनट्स विथ आइदर थंब और पम, हमारे पाम नहीं तो थंब से उसे उस पर प्रेशर बनाना है, जिसके कारण कम ब्लीडिंग हो सके, और उसके बाद क्लॉटिंग हो जाने के बाद वो ब्लीडिंग रुक जाएगी, नहीं तो कम हो जाएगी। आगे देख लो फ्रैक्चर एंड इंपैक्ट ऑफ वर्टिब्रे, अगर हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे, यानी कि हमारे जो मन का बोलते हैं उस पे नहीं तो फ्रैक्चर हो गया, तो अब क्या करेंगे। इफ एनी बोन इज फ्रैक्चर इट इज एसेंशियल दैट द फ्रैक्चर पार्ट बी इमोबिलाइज्ड, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी अवेलेबल वुडन रॉड, बैटन और रूलर। अब देख लो आपका जब कोई भी बोन वगैरह क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, तो इमोबिलाइज यानी कि उससे हिलाना नहीं है। अगर हिलाना नहीं है तो क्या करता है, तो छोटे बच्चों को देख लो रॉड वगैरह डालते हैं, नहीं तो पिछले जहां पर फ्रैक्चर हुआ है उसके पीछे, हाथ के पीछे रूलर रखते हैं और उसे बैंडेज करते हैं, जिसके कारण वो हाथ हिल ना सके, ये हमें करना है। आगे देख लो इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द बैक और वर्टिबल कॉलम, हमारे बैक नहीं तो वर्टिबल कॉलम पे इम्पैक्ट हुआ है, गाड़ी से एक्सीडेंट के दरमियान गाड़ी से बहुत ज्यादा चोट लगी है, तो द पेशेंट शुड बी केप्ट इमोबाइल ऑन अ फर्म स्ट्रेचर, स्ट्रेचर पे बिठाना है मगर उसकी मूवमेंट नहीं करना है,
अगर बैक की जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतना उसका डैमेज बढ़ जा सकता है। बर्निंग हो गई किसी की तो क्या करेंगे, फायर के कारण, नहीं तो किसी कारणवश बर्न हो गया तो इफ द विक्टिम हैज बर्न इंजुरीज, अगर उसे जख्म है जलने के, तो क्या करना है हमें, इट इज बेनिफिशियल टू होल्ड द इंजर्ड पार्ट अंडर द क्लीन एंड कोल्ड फ्लोइंग वाटर एटलीस्ट 10 मिनट, 10 मिनट तक क्लीन और फ्लोइंग वाटर चाहिए, क्लीन एंड कोल्ड फ्लोइंग वाटर के नीचे हमें उस इंजर्ड पार्ट को रखना है, जिसके कारण वहां का टेम्परेचर कम हो सके और जो जलन होती है वो कम हो सके। फॉर इंजरीज लाइक स्प्रेन्स, ट्विस्टिंग एंड कंट्यूशन द राइस रेमेडी शुड बी अप्लाइड। अब स्प्रेन्स, ट्विस्टिंग और कंट्यूशन क्या होता है वो बताता हूं मैं। तो स्प्रेन का मतलब होता है पाव में मोच आना वगैरह, हाथ में ट्विस्ट होना, हाथ ट्विस्ट हो जाते हैं, पाव ट्विस्ट हो जाते हैं कई बार। कंट्यूशन यानी कि स्किन का फटना, टिश्यू का कट हो जाना, किसी शीट मेटल की वजह से टिश्यू कट जाते हैं, स्किन को कट पड़ते हैं बड़े, तो इस दरमियान आपको RIC राइस रेमेडी का यूज करना है, जैसे कि रेस्ट, आइस, कॉम्प्रेशन एंड एलिवेट। रेस्ट में क्या होगा, अलाउ द विक्टिम टू सिट इन द रिलैक्स पोजीशन, यानी कि उसे एक रिलैक्स पोजीशन में बिठाओ। आइस, अप्लाई द आइस पैक टू द इंजर्ड पार्ट, इंजर्ड पार्ट को आपको एक ठंडा वाला आइस पैक लगाना है। उसके बाद कॉम्प्रेशन में आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज जेंटली, जो इंजर्ड पार्ट है जहां पर मोच आई है वहां पे हल्के हाथ से आपको मसाज करना है। एंड एलिवेट यानी कि द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन राइज्ड और एलिवेटेड पोजीशन, यानी कि अपर पोजीशन में रखना है, पाव को इसे खड़ा करके रखना है आपको। देन हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम्स और पेशेंट नहीं तो विक्टिम को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा सके, जहां पर दुर्घटना हुई है वहां से स्ट्रेचर, एम्बुलेंस दूरी पर है तो कैसे करेंगे हम, जैसे कि फायर लगी है किसी बिल्डिंग में और कोई इंजर्ड है तो उस पेशेंट को हम एम्बुलेंस तक कैसे ले जा सके, पास वाले अस्पताल पर कैसे ले जा सके। तो देख लो, क्रैडल मेथड में क्या करते हैं, यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एंड अंडरवेट विक्टिम। अब हल्के वजन के विक्टिम है, चिल्ड्रन से, तो ऐसे दोनों हाथ ऐसे पकड़कर हम उसे ले जा सकते हैं। आगे है कैरिंग पिगी बैग। पिगी बैग यानी कि हमारे कंधे पर लेके जाना, यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट्स हु आर अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस पेशेंट से तो इसे कंधे पर ले जा सकते हैं। ह्यूमन क्रच मेथड में देख लो, इफ वन ऑफ द लेग इज इंजर्ड द विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विथ मिनिमम लोड ऑन अदर लेग, यानी कि एक ही अगर उसका पाव में मोच आई है, इंजर्ड है, तो दूसरे लेग के ऊपर ज्यादा वजन देना और उसे चलाते लेके जाना। देन यहां पर देख लो पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड में, दिस इज यूज फॉर कैरिंग द अनकॉन्शियस पेशेंट थ्रू द शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि अगर ऐसे दो लोग उसे उठाएंगे और अगर पास नजदीक ही एम्बुलेंस है हमारी, न तो शॉर्ट डिस्टेंस तक लेके जाना है तो ऐसे लेके जा सकते हैं दो इंसान उसे उठाकर। अब आगे देख लो, कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर। 4 हैंड चेयर यानी कि क्या होते हैं, दो लोग होते हैं वो ऐसे क्रॉस में अपने हाथों को फर्मली अटैच करते हैं और उस पर किसी इंसान को बिठाएंगे, चेयर पर बैठा होगा वैसे इंसान को फील होता है और उसे उठाकर ले जाते हैं, इसे बोलते हैं 4 हैंड चेयर। दिस इज यूजफुल व्हेन सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट, वेस्ट के नीचे वाले पार्ट पर जहां पर ट्रांसपोर्ट के दरमियान उसे अगर सपोर्ट की जरूरत है तो 4 हैंड चेयर बनाते हैं। यहाँ पर मेथड्स यूज बाय फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड ऐसे कंधों पर कैसे उठाकर उस विक्टिम को लेकर जाते हुए दिया है। देन कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर, 2 हैंड चेयर यानी कि क्या होता है, तो यहाँ पर 4 हैंड है क्रॉस में, तो सीधे हम राइट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू लेफ्ट ऐसे हैंड रखेंगे और उसे बिठाएंगे। ये यूज होती है यूजफुल फॉर दोज पेशेंट हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट, यानी कि उस इंसान के हैंड यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर देख लो, ये हैंड इसने क्या पर कंधों के ऊपर डाला है मगर हैंड यूज नहीं कर रहा, ओके यूज नहीं कर सकता है, उसको कोई तकलीफ हो रही मगर उस खुद का वेट उठा सकता है, तो 2 हैंड चेयर यूज करनी होती है हमें। और लास्ट वाला है हमारा स्ट्रेचर। इफ इन एन इमरजेंसी
इफ अ कन्वेंशनल स्ट्रेचर इज नॉट अवेलेबल, यानी कि जो एम्बुलेंस वगैरह में स्ट्रेचर होते हैं, वो अगर स्ट्रेचर अब आपके पास नहीं है इमरजेंसी में, तो आप टेम्पररी स्ट्रेचर बना सकते हैं। कैन बी मेड यूजिंग बाम्बू एंड ब्लैंकेट, यानी कि 2 बाम्बू लेते हैं और जो बीच में स्पेस बनाते हैं वहां पर ब्लैंकेट रखकर उसे गांठ बांध देते हैं और उस पर पेशेंट को लेटा देते हैं। ये होता है टेम्पररी स्ट्रेचर। अगले पेज पर देख लो, लास्ट पेज है हमारा, अदर इमरजेंसी मेजर्स। अब आगे अलग अलग क्या कर सकते हैं। बोट्स आर यूज्ड बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्क्यू द पीपल ट्रैप्ड इन फ्लडेड एरिया। आपने देखा होगा कोल्हापुर में पिछले साल जो बाढ़ आई थी, उस वक्त हमारी नेवी ने क्या किया था, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोट्स यूज की थी जो फ्लडेड एरिया में लोग फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने में, निकालने के लिए। एज एन इमरजेंसी मेजर वुडन बोट्स, bamboo floats, air-filled rubber tube from a tire can be used to advantage। अब जहां पर हर वक्त बोट नहीं जा सकती, बहुत पानी बह रहा है, तो उस वक्त क्या करते हैं, वो बहते पानी में अगर कोई इंसान डूब रहा होगा तो उसके पास वुडन बोट्स, बाम्बू फ्लोट्स डालते हैं, जिसके कारण वो पानी पर तैर सके। एयर फील्ड रबर होते हैं, रबर ट्यूब्स वो देते हैं। अब आपको एक फाइंड आउट करना है लास्ट का। फायर एक्सटिंग्विशर इज अ पोर्टेबल अप्लायंस दैट कैन बी इजीली कैरीड एनीवेयर। फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा रेड कलर का आपने, आपके स्कूल्स में, रिक्शाज में आते हैं, सोसाइटी में देखा होगा। वेरियस अप्लायंसेस आर यूज्ड टू पुट आउट अ फायर। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम फायर को बुझा सकते हैं। सैंड होती है, हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, देख लो, टाइप ए एक्सटिंग्विशर, टाइप बी एक्सटिंग्विशर, सी डी एक्सटिंग्विशर, बराबर। तो आपको फायर डिपार्टमेंट में आपकी सिटी के जाना है, वहां से कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करनी है। अब आप फायर स्टेशन में नहीं जा सकते, इट्स ओके, आप नेट पे सर्च कर दो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का लेसन था वो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।